तभी से हमारे बीच एक रिलेशनशिप जैसी चीज बननी शुरू हो गई। और जब मैं ये कह रहा हूँ तो आपका दिमाग ये जानने की शुरुआत कर चुका है कि मैं आपके लिए क्या हूँ। मुझे उस खांचे में फिट करने की कोशिश कर रहा है ताकि आप इस सब का कोई मतलब निकाल सकें। इंसान के दिमाग के काम करने का यही तरीका होता है। हम हर वक्त यही करते रहते हैं और जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा वक्त साथ में बिताएंगे वैसे वैसे मेरा किरदार भी आपके लिए साफ होता जाएगा। अगर मैं कुछ भी नहीं कहता तो थोड़ा मुश्किल जरूर होता, लेकिन आप कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालें। जैसे कि अगर मैं कुछ भी नहीं कहता तो हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं कोई अजीबोगरीब हरकत कर रहा हूँ और वो हंस देते। या हो सकता है आप लोगों में से किसी को लगता है कि मैं किसी तरीके का एब्सर्ड थिएटर कर रहा हूँ। या आप में से किसी को झल्लाहट होती और वो ये सोचता कि वो महज अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। और वो मेरे बारे में ये भी सोच सकता था कि मैं मेरा मूड एक्चुअली में इसकी ढेरों अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग लोग बैठे हैं जो अलग अलग जिंदगियां जीते हैं, जो अलग अलग जगह से आए। अब आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? आपका दिमाग एक अलग तरीके की जोड़बाकी कर रहा है, a kind of recalculating। इस शब्द से मुझे जीपीएस वाली उस आवाज की याद आती है जो ड्राइव करते वक्त रॉन्ग टर्न लेने पे सुनाई देती है। प्लीज वेट, recalculating, प्लीज वेट, recalculating। आपको पता है मैं भी एक तरीके की रिकैलकुलेटिंग कर रहा हूँ। मैं आपको रिकैलकुलेट कर रहा हूँ। आपकी रिकैलकुलेटिंग में मैं कहाँ फिट बैठता हूँ ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन माफ कीजिएगा, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं जानता। अगर यहाँ से कुछ देख सकता हूँ तो वो महज बहुत सारे चेहरे हैं जो कि मुझे बहुत साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो फिर वो क्या है जो मैं सोचता हूँ कि मैं जानता हूँ? क्योंकि ना तो मैं आपको जानता हूँ और ना ही ये कि आप क्या सोच रहे हैं। इस शो से पहले मैं बहुत सारे शोज कर चुका हूँ और मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी ऑडियंस में से कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा होता है या नीचे देख रहा होता है या फोन चला रहा होता है या उसे उस वक्त हंसी नहीं आती जिस वक्त मुझे लगता है कि उसे आनी चाहिए, या फिर वो बोर हो रहा होता है, सो रहा होता है, तो मैं रिजेक्टेड और हर्ट महसूस करता हूँ। ऑडियंस में बैठा हर शख्स मुझे मेरे फादर की याद दिलाता है जिन्होंने मुझे बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। और ऑफ स्टेज की भी यही सच्चाई है। जिसके पास अधिकार है, अथॉरिटी है या जिसमें दया ममता नहीं है, हर वो शख्स मुझे मेरे फादर की याद दिलाता है। हो सकता है कि जो मैं कह रहा हूँ 10% ही सही हो, लेकिन ये ज्यादातर गलत होता है और इस तरह मैं झूठ और खाम ख्याली की जिंदगी जी रहा हूँ, गलत सूचनाओं के आधार पर निर्णय ले रहा हूँ। लेकिन जब ये हो रहा होता है उस वक्त अगर मैं इस झूठ, इस खाम ख्याली को पकड़ सकता तो। एक सेकेंड, अभी अभी मेरे अंदर कुछ बदल गया है। जैसे जैसे मैं अपना कोई म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ और अचानक रुक गया। I was feeling so relaxed, comfortable, being myself। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे मैं अपने दिमाग से दूर किसी और दुनिया से आ रहा हूँ और मुझे किसी भी चीज की कोई फिक्र नहीं। Until it is over।
मैं जब भी अपना कोई म्यूजिक प्ले करता हूँ तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये और कहीं से ही आता है, मे बी माय बॉडी, आई डोंट नो। लेकिन जैसे ही मैं अपना म्यूजिक प्ले करना बंद करता हूँ, मेरा दिमाग वापस आ जाता है, जैसे किसी गुलेल के शॉट को पकड़ कर रखा गया और अचानक छोड़ दिया गया। और फिर मेरे दिमाग में चलने वाले वो सारे झंझावट मुझे बाढ़ की तरह घेर लेते हैं, और मेरा वो स्पेस जिसमें मैं अभी तक था, वो खत्म होने लगता है। और अब मुझे अपने अंदर एक गहरा खालीपन महसूस होने लगता है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता, बहुत तकलीफ होती है, टू मच पेन। इसीलिए मैंने आपसे वो रिकैलकुलेटिंग वाली बात की थी, ताकि मैं इस फीलिंग से दूर जा सकूं। मैं बहुत बेचैनी से कोई ऐसी चीज ढूंढ रहा हूं जो मुझे इस फीलिंग से दूर ले जा सके और कुछ बेहतर महसूस करा सके। और फिर मैं अपने से बाहर कुछ ढूंढने लगता हूं जो मुझे लगता है कि मेरे पास नहीं है। शायद 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 ये मेरी तकलीफ ही है, जो मेरी कमी भी है। जी हाँ, मुझे अक्सर लगता है there is something wrong with me। कुछ तो गड़बड़। एक चीज जो मुझे बहुत पसंद थी और मैं इस फीलिंग से दूर चले जाता था, वो तब होती थी जब मैं किसी नॉर्मल हाउस पार्टी में किसी रेगुलर चेयर पर बैठा होता, और जो लोग मुझे नहीं जानते थे वो मुझसे उसी तरह मिलते थे जिस तरह वो दूसरे लोगों से मिलते थे। ये एक तरह की आजादी वाली फीलिंग होती थी, या काइंड ऑफ लिबरेटिंग। जब अनजान लोग मुझे नॉर्मल निगाहों से देखते थे तो मुझे अच्छा लगता था। हालांकि मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये बहुत ही बेहतरीन स्थिति थी, लेकिन मुझे ये एक्सपीरियंस करना पसंद है। मैं इस चेयर जैसी दिखने वाली चीज से अब दूर नहीं जा सकता, न इसे छोड़ सकता हूं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में मेरे शरीर की शक्ल बिगड़ गई। इसलिए उस चेयर पर बैठा मैं नॉर्मल तो नहीं लगता था, लेकिन उस चेयर पे बैठने के एक्सपीरियंस में जो चीज मुझे अच्छी लगती थी वो ये कि कुछ लोग मुझे पहचान लेते थे और कुछ लोग मुझे नहीं पहचान पाते थे। कुछ लोग मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते और कुछ लोग एक उल्टी सी नजर डालकर दूसरी ओर देखने लग जाते थे। और दरअसल कुछ लोग तो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। इस चीज से मैंने एक बात सीखी कि लोग आपके डिसेबल्ड होने की वजह से आपसे कनेक्ट या आपको रिजेक्ट नहीं करते। ऐसा तो अक्सर लोगों के साथ होता है। एक ऐसी ही हाउस पार्टी में जिसमें मैं एक रेगुलर कुर्सी पे बैठा था और ईरा अ रियली फनी वुमन जिससे मैं अभी थोड़ी देर पहले मिला था, बात कर रहा था। तभी सामने वाले दरवाजे में से एक औरत आई और वो अपना रेनकोट उतारने लगी। तभी ईरा एकदम से बोली, ओ माय गॉड, भगवान करे ये औरत हमारे पास ना आए। मैंने भी एकदम से पूछ लिया, क्यों भाई, क्या दिक्कत है? ईरा बोली, एक बार शुरू होने के बाद इसे अपनी और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताने से कोई नहीं रोक सकता। अगर तुमने कुछ भी कहा, कुछ भी, तो इसका एक ही रिएक्शन होता है, यस बट यू नो। बहरहाल वो औरत हमारे पास नहीं आई और मैंने एक सुकून की सांस ली। हालांकि मैं उस औरत को पहले से नहीं जानता था, लेकिन ईरा से बात करते हुए मेरा मूड कुछ चेंज होने लगा और मैं उसे स्पॉइल नहीं करना चाहता था। आई वाज सॉरी फॉर दैट। फिर कुछ देर बाद जब मेरे जाने का वक्त हुआ और दूसरे कमरे से मेरी व्हील चेयर लाई गई, मुझे उस पर ट्रांसफर किया गया। जैसे ही मैंने सर उठाया तो सामने किचन से ईरा आ रही। वो रुक कर मुझे घूर कर देखने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सा शॉकिंग। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी,
ऐसा लग रहा था जैसे जैसे खामोशी उसके चेहरे पर जम गई। तभी वो दूसरी औरत जिसे हीरा बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी वहां पर आई और जोर जोर से हंसने लगी और बोली, वाह क्या कमाल की सवारी है, मुझे भी एक चाहिए, कहाँ मिलेगी? हालांकि मुझे इस तरीके की पत्तियां बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन वो औरत खूबसूरत थी। उसका नाम शालिनी है और हम पूरे 1 साल तक रिलेशनशिप में रहे और अभी भी अच्छे दोस्त हैं। मुझे आज भी याद है शालिनी को ये जानकर कितना बड़ा झटका लगा था कि मेरे लिए इस व्हील चेयर का मतलब सिर्फ चलने फिरने भर की प्रॉब्लम नहीं, इसका मतलब है आंखों पर कोई कंट्रोल नहीं होना, नो सेंसेशन, नो सेक्सुअल फंक्शंस और मांसपेशियों का जबरदस्त लकवा। शालिनी ने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। एक दिन हम ड्राइव करते हुए झील के किनारे से जा रहे थे और मैं नाराज होकर गुस्से से चिल्ला रहा था कि मैं एक आम आदमी की तरह प्यार करना चाहता हूँ, अपनी गाड़ी को खुद धोना चाहता हूँ, अपने कुत्ते को खुद घुमाना चाहता हूँ। मैं गुस्से से चिल्ला रहा था। शालिनी शालिनी चुपचाप सुन रही थी। ना ही तो उसने कुछ कहा और ना ही कुछ रिएक्ट किया। और उस दिन मुझे समझ में आया कि रिएक्ट करने का एक और तरीका भी होता है, कुछ भी रिएक्ट नहीं करना। मैं अपने इस गुस्से की वजह से अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी, लेकिन दूसरी ओर ऐसे भी लोग थे जिन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दिन पर दिन अपनी इस हालत को एक्सेप्ट करते जा रहा था और शालिनी वो पहली शख्स थी जिसने मुझसे कहा, आई आई लाइक यू जतिन, मुझे तुम्हारी डिसेबिलिटी दिखाई नहीं देती। मुझे वाकई बहुत ताज्जुब हुआ क्योंकि मैं तो इसके अलावा कुछ देख ही नहीं पा रहा था। मैं तो हमेशा एक एबल बॉडी वाली औरत के साथ रिलेशनशिप में रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी औरत के साथ रिलेशनशिप में कैसे रहा जा सकता है जो डिसेबल्ड है। ऐसे में तो हमारी परेशानियां, प्रॉब्लम्स तमाम सीमाओं और रुकावटों के साथ दुगनी हो जाएंगी। मैं जानता हूँ दुनिया में ऐसी बहुत सी औरतें हैं जिन्हें विकलांगता झेलनी पड़ रही है, लेकिन मैंने ये मौका किसी को नहीं दिया और ना ही किसी ने मुझे ये मौका दिया। मुझे डांस प्रोग्राम देखना बहुत पसंद है, खास तौर पर तब जब कोई लड़की मुझे ऑफर करे। उस वक्त मुझे मेरी शर्मिंदगी, अनाड़ीपन या रिजेक्ट हो जाने की जरा भी फिक्र नहीं होती। मुझे याद है ये बात मेरी 12th क्लास की है। मेरे चोट लगने से पहले की बात। एक लड़की जिसका नाम जूली था, उसके पाँव में पोलियो था और ब्रेसेस भी लगे हुए थे, जिसकी वजह से उसके चलने में लंगड़ापन महसूस होता था। उसने मुझसे पूछा, माय गॉड, मैं एक ऐसी लड़की के साथ डेट पर नहीं जाना चाहता था जो डिसेबल्ड थी। मैं हमेशा एक एबल्ड बॉडी वाली औरत के साथ डेट पर जाना चाहता था, लेकिन इसलिए मैंने उससे झूठ कह दिया कि मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए मैं नहीं आ सकता, लेकिन पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह मैं उस दिन उस पार्टी में नहीं गया जहां मेरी मौज मस्ती के भी कुछ चांसेस बन सकते थे।
पता नहीं कहाँ होगी। हमारी सोसाइटी में शक्ल सूरत यानी अपीयरेंस बहुत मैटर करती है। जैसे कार, कपड़े, लोग, ऐसी अनगिनत चीजों की लिस्ट है मेरे पास। दरअसल शुरुआत में मैं भी ऐसा कोई कैसा दिखता है उससे अट्रैक्ट हो जाता था और इसी बहाने उन्हें मेरी जिंदगी में आने का मौका मिल जाता था। लेकिन कभी कभी जब मुझे बाद में पता चलता कि वो आकर्षक व्यक्ति असलियत में कौन है, तो वो वैसा नहीं रहता जैसा शुरुआत में मैंने उसके बारे में सोचा। और मैं ये नहीं कहना चाहता कि आकर्षक व्यक्ति की अंदरूनी सुंदरता किसी से कम होती है, नो। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि बाहरी रूप अंदर की सारी कहानी नहीं बता सकता। और फिर ये तो कौन ही कह सकता है कि कौन क्या है या कैसा है। प्यार तो हर जगह मौजूद होता है, जो अलग अलग शक्ल सूरत, अलग अलग कद काठी, अलग अलग रंग रूप के लोगों में होता है।